वेलकम टू द फुल सिलेबस चैनल। सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिस्कशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कशन की थी कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से हीट को डिफरेंट मोड्स में चैनलाइज कर लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि हीट या एनर्जी या फिर रेडिएशन जैसे ही मॉलिक्यूल पर गिरती है तो वो किस तरीके से उसको चैनलाइज करता है। कुछ ट्रांसलेशनल मोड्स में सबसे पहले चैनलाइज करता है, तो उसका एनर्जी ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो सबसे जो इजीली चैनलाइज कर पाता है मॉलिक्यूल वो ट्रांसलेशनल मोड्स में कर लेता था, राइट। और ये डिस्कस किया था कि फिर नेक्स्ट अगर एनर्जी उसको मिलती है तो वो रोटेशनल में चैनलाइज कर देता है, फिर नेक्स्ट एनर्जी मिलती है तो उसको वाइब्रेशनल मोड्स में चैनलाइज कर लेता है। तो इन्हीं का हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट में स्टडी किया कि लीनियर अगर मॉलिक्यूल है तो उसके पास टोटल 3n मोड्स होते हैं, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल में होते हैं। लीनियर के अंदर 2 होंगे रोटेशनल मोड्स, और अगर वाइब्रेशनल की बात करें तो फिर 3n-5 करके हमने वाइब्रेशनल मोड्स निकालना सीखे भी थे। नॉन लीनियर के केस में हमने 3n-6 का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। यहाँ तक का डिस्कशन हमने कर लिया था। ये बहुत मैं थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम को सपोर्टिव वीडियो के रूप में इसको बनाया है मैंने। तो एक मैं एस्पेक्ट डिस्कस करना चाहता था आप लोगों से कि मैटर बेसिकली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, करेक्ट। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आप लोगों को। जैसे वाटर है, वाटर जब आइस की फॉर्म में रहता है तो सॉलिड है। वाटर जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहता है तो लिक्विड फॉर्म में है। एंड वाटर आप उसको जब बॉईल कर देते हैं तो वो वेपराइज हो जाता है और गैस की फॉर्म में आ जाता है, करेक्ट। सो सी अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर गिविंग एनर्जी टू मैटर, so now you are giving energy to water, right? So you are melting the ice and forming the liquid, so you are giving energy. So liquid state is having more energy than the solid state. Then you are further giving energy to the liquid state, then it is converting into gas state. Yes, given the constraint कि हम यहाँ पर उसका जो number of you can say mass है या amount है मैटर का, वो कांस्टेंट रखे हुए हैं। 1 लीटर है, इधर भी 1 लीटर है। So how the energy is getting increased when we are converting from solid to liquid and liquid to gas, right? Because when you are converting a matter state from solid to liquid, actually what you are doing, the matter is having access to more degrees of freedom. Means अगर हम कंसीडर करें गैस मॉलिक्यूल को, तो गैस मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अवेलेबल है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अवेलेबल है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अवेलेबल है। व्हेन वी आर कमिंग बैक इन द लिक्विड स्टेट, देन ट्रांसलेशनल इज हिंडर्ड, rotational is also little bit hindered, and vibrational is allowed, and rotational means a bit of it is allowed. But in solid, translational is not allowed, rotational is not allowed, but vibrational is allowed. So कभी भी किसी भी मैटर में जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आता जाएगा उतना ही उसका एनर्जी गेन हीट गेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है या एनर्जी गेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो ये मुझे आपसे डिस्कस करना था कि सॉलिड स्टेट में वाइब्रेशनल मोड्स अलाउड होते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना, क्योंकि जब हम मान लो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उसमें सैंपल कैरेक्टराइज कराते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल का स्टेट मैटर करता है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली हम सॉलिड सैंपल देते हैं, अब तो खैर लिक्विड सैंपल भी देने लग गए हैं, राइट। बट पहले जब स्टार्ट हुआ था तो हम KBR की पैलेट्स बनाते थे सॉलिड मैटर को लेके, राइट, सैंपल को लेके, तब उसका कैरेक्टराइजेशन कराते थे। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में चाहे NMR पढ़ें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ें, रोटेशनल या IR, तो उसमें मैटर का किस स्टेट में एग्जिस्टेंस है
और कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी ज़्यादातर किस सैंपल को लेके किस स्टेट में कैरेक्टराइज कराई जाती है, ये मैटर करती है। इसीलिए ये डिस्कशन मैंने आपसे किया। दूसरा डिस्कशन मुझे आप लोगों से ये करना था कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक स्टडी है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सैंपल लेते हैं, ये एक बल्क स्टडी है राइट। तो बल्क स्टडी का मतलब क्या हुआ, जैसे थर्मोडायनेमिक्स को एक बल्क स्टडी बोला जाता है राइट। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सैंपल लेते हैं 5 mg 10 mg या कुछ ml सैंपल एनालाइट बोलते हैं जिसको हम लोग। तो वो एनालिसिस के लिए हम उसको प्रोब के अंदर प्लेस करते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाइट से इंटरेक्ट करते हैं। तो जब लाइट से इंटरेक्ट करेंगे तो हर मॉलिक्यूल के पास अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होने की वजह से पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कोई सपोज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अब पढ़ रहे हैं हम, तो कोई सिमेट्रिकल स्ट्रेच हो रहा होगा, कोई एसिमेट्रिकल स्ट्रेच कर रहा होगा। तो हर मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन देता है। तो बल्क स्टडी से हम लाते इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल की ही है राइट, लेकिन करते हम बल्क स्टडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम लोग ग्राउंड लेवल पर हर मॉलिक्यूल का एक, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट राइट। तो गिवन टेम्परेचर पे जो ग्राउंड स्टेट है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बेसिकली क्या करते हैं, फोटोन हम डालते हैं, इंसिडेंट कराया, मॉलिक्यूल एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में आता है, फिर वो वापस ट्रांजिट होके लोअर स्टेट में आता है। तो इसके बेसिस पर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये एक पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्टडी है जो कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर सिग्नल सैचुरेट हो जाता है, मीन्स यहाँ पे सिग्नल सैचुरेशन के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा आपको। तो बेसिकली ग्राउंड स्टेट पर जब फोटोन गिरेगा तो मॉलिक्यूल एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद वो वापस रिलैक्स भी होगा। सो यहाँ रिलैक्सेशन का मतलब क्या हुआ, अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आना राइट। तो नेक्स्ट और फर्दर वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बताता है, गिवन टेम्परेचर पे पॉपुलेशन की वजह से किस तरीके से आपके ट्रांजिशंस अफेक्ट होते हैं, करेक्ट। ओके, सो थैंक यू।